ये फिर से स्वागत है ज्योग्राफी क्लास में। ज्योग्राफी का पिछला सीरीज आपने देखा था, यानी पिछले क्लास में हमने आपके बारे में हमने ये डिटेल में समझाया था कि ज्योग्राफी क्या है, कहाँ-कहाँ से क्या पढ़ना है आपको, कितने सेक्शंस हैं। तो पिछली क्लास में आपने देखा था कि ज्योग्राफी की 4 पार्ट्स हैं। हमने आपको बताया था पहला फिजिकल ज्योग्राफी है, भगवान का दिया सब कुछ है। दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी जो मानव का किया सब कुछ है। मैंने आपको बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी में 4 सेक्शन हैं। यानी पहला जियोमॉर्फोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पे जितनी भी आकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झील, समुद्र, क्लाइमेट, ओशियन, बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं जो भगवान का दिया हुआ है, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है जो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं। दूसरा सेक्शन क्लाइमेटोलॉजी, यानी क्लाइमेटोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि मौसम की सारी जानकारी इसमें मिलती है। जो पिछली क्लास में जो जितने भी बच्चे सारे पिछली क्लास में कर चुके हैं रिकॉर्ड इन सब सारी चीज़ों को, वो लोग एक नोट प्रॉपर रूप से बनाते चले। दूसरा तीसरा सेक्शन हमने बताया था कि ओशनोग्राफी, यानी समुद्र के बारे में जितनी भी जानकारियां आपको लेनी है वो ओशनोग्राफी में हम लेते हैं। चौथा सेक्शन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी था। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में हमने आपको बताया था कि मौसम के अलावा जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण को दिन प्रतिदिन हम लोग पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं और इतना पॉल्यूशन छोड़ दिया कि जहां हम रह रहे हैं दिल्ली, वो दिल्ली कहा जाता है विश्व का सबसे गंदा सिटी बन गया। तो इसे हटाने के लिए या इसे उपाय इसका मिटिगेशन करने के लिए, उपाय करने के लिए हम विश्व स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं। और विश्व स्तर पे किया गया जो प्रयास है, कहाँ-कहाँ किया गया प्रयास है, इन सब को हम देखेंगे इकोलॉजी एनवायरनमेंट में। दूसरा हम आपको ये भी समझाएँगे कि आपके एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पर्यावरण से क्या-क्या क्वेश्चन किए जाते हैं, इनके बारे में डिटेल। इसके अलावा ये फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा हमने बताया था ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसके 4 सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी सेक्टर। आपने पिछली क्लास को अगर कर लिया है तो अब हम आते हैं सेकंड क्लास में और यहाँ से आपकी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी शुरू हो रही है। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को शुरू करने के लिए जितने भी सारे लोग हैं ये सब अपना नोटबुक तैयार कर लें और आज का जो चैप्टर होगा वो होगा प्राइमरी चैप्टर। बहुत बेसिक चैप्टर है जिसका नाम है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर। यहीं से ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। और मैं सिस्टमैटिक आपको सारे चैप्टर्स डिस्कस कर चुका हूँ कि सिस्टमैटिक क्लास में मैंने चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर था वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था। तो आइए शुरू करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। यानी पहला चैप्टर आप ध्यान में रखिए, ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये है अक्षांश और देशांतर। आपको अपने नोटबुक में लिखना है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांश और देशांतर। देखिए कहा जाता है कि पृथ्वी का विकास हुआ। पृथ्वी का विकास, और आप जानते हैं कि पृथ्वी के विकास के बाद सबसे लास्ट में पैदा लेने वाला जानवर कौन था? तो ये मानव था। सबसे लास्ट में पैदा लिया कौन? तो मानव। अब मैंने आपको कहा कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी। ये पृथ्वी, सपोज कीजिए, ये पृथ्वी बन के तैयार हुई और हमने आपको कहा कि पृथ्वी पे सबसे लास्ट में पैदा लेने वाला जानवर कौन था? तो मानव। अब सपोज कीजिए मानव इस पृथ्वी पे यहाँ पे आया। सपोज कीजिए ये मानव इस पृथ्वी पे यहाँ पे आया। तो पहले मानव को, ये पहला मानव था। अब इस पहले मानव को क्या पता रहा होगा कि ये धरती के किस पार्ट में पैदा हुआ है? क्या पता था? आज से 10 लाख वर्ष पहले क्या इस मानव को पता रहा होगा कि ये धरती के किस पार्ट में आया है? मुश्किल था ना? अब मुश्किल का क्या मतलब था? कि ना इसे पता था किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। अब ये सिर्फ ये समझता कि मैं पैदा लेके आया हूँ, अपना काम करूँ।
शिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हें प्रॉब्लम हुआ। इनको प्रॉब्लम कब हुआ? जब इनके बच्चे हुए। जब इनके बच्चे हुए, तो इनके बच्चे शिकार खेलने में इस दिशा में जाते और इसी दिशा में भटक जाते। खोजने माँ-बाप को निकलते, तो दूर कहीं निकल जाते। महीनों बाद भटक कर कहते छोड़ो माँ-बाप को, बसा दो दुनिया यही। और यहीं पे गाँव का गाँव पैदा कर देते। जो जहाँ जाता, वहीं गाँव पैदा कर देता। दुनिया में गाँव पैदा करने का सिलसिला चल रहा था। किसी के भी भटकने का मतलब था, एक नया गाँव पैदा होगा। यानी हम 14वीं 15वीं शताब्दी तक गाँव पैदा करते रहे। गाँव, कस्बे, शहर, नगर बनते चले गए। लेकिन हमें पता नहीं चला कि हम धरती के किस पार्ट में खड़े हैं। सपोज़ कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप पृथ्वी में कहाँ रहते हैं? तो आप क्या बताएँगे? सपोज़ कीजिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं अगर आपसे फ़ोन करूँ, मैं कहूँ कि आपसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ आऊँ? तो आप कहेंगे जैसे दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, आप कहेंगे कि सर मुखर्जी नगर आ जाओ, यहीं मिल लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ सर मुखर्जी नगर में बहुत सारी भीड़ें होती हैं, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताइए, तो आप कहेंगे सर बत्रा सिनेमा, गेट नंबर 1 पे आ जाइए। मैं गेट नंबर 1 पे पहुँचा, आपका चेहरा देखा, आपके चेहरे को देख के समझ गया, कि यही है वो। लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा लोकेशन आप बताते हैं कि बत्रा सिनेमा नंबर 1 गेट नंबर 1 पे आ जाओ, मंदिर में आ जाओ, पार्क में आ जाओ। महाद्वीप में तो आसानी से आप अपना लोकेशन बता देते हैं और लोग पहुंच भी जाते हैं, मिल भी लेते हैं। लेकिन सपोज कीजिए मैं यहाँ से आपको उठाऊं, जहाज में बैठाऊं और प्रशांत महासागर के ऊपर ले जाऊं और वहां से छोड़ दूं समुंदर में, और मैं आपसे पूछूं कहाँ हैं आप, क्या बताएंगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ हैं आप, तो आप महाद्वीप में तो अपने आप को शो कर देते हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप समुद्र के बीच में अपने आप को कैसे लोकेट करेंगे? कि पृथ्वी में आप कहाँ हैं? हमारी समस्या 14वीं 15वीं शताब्दी तक आते-आते कम नहीं हो रही थी। तो गैलीलियो नाम के व्यक्ति का नाम सुना ही होगा आपने। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की और पृथ्वी का अनुमान लगना शुरू हो गया। पृथ्वी के अनुमान के अनुसार यानी एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ गए। एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें लगने लगा पृथ्वी गोल है। और जैसे-जैसे गैलीलियो ने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया, बहुत सारे लोग लगे पड़े थे इसी एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में। लोगों ने पता कर दिया कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं काटती, पृथ्वी काटती है चक्कर। इसके पहले लोग समझते थे कि सन ही काटता है हमारा चक्कर। धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट जैसे-जैसे क्लियर हो गया, पृथ्वी के आकार के बारे में पता चल गया और जैसे ही हमें पृथ्वी के आकार के बारे में पता चल गया, हमने कहा ऐसा करो, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, इसे 2 बराबर भागों में बाँट दो। अब 2 बराबर भागों में बाँटने का मतलब था कि लोगों ने कहा ऐसा करो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँट दो और बीचों-बीच एक लाइन खींच दो। बीचों-बीच एक लाइन खींची गई। बीचों-बीच एक लाइन खींची गई और इस लाइन से ऊपर रहने वाले लोगों को कहा गया, ये लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर। इस लाइन से नीचे रहने वाले लोगों को कहा गया, ये दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। यानी सबसे पहले बीचों-बीच एक लाइन खींची गई और कहा गया, इस लाइन से ऊपर रहने वाले लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इस लाइन से नीचे रहने वाले लोग दक्षिणी गोलार्ध में रहते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ आप अगर यहाँ हैं और मैं आपसे कहूँ कि ऐसा कीजिए, आपके जो चाचा थे ना, वो भटक के चले गए हैं उत्तरी गोलार्ध में। ढूँढ लीजिए उत्तरी गोलार्ध में, अगर सिर्फ़ मैं ये कहूँ कि आप उत्तरी गोलार्ध में चले जाइए, चाचा मिल जाएँगे, तो क्या मिल जाएँगे? आप अगर सिर्फ़ उत्तरी गोलार्ध के एड्रेस पे जाएँगे, तो पहुँचना यहाँ, पहुँच जाएँगे यहाँ और एक नया गाँव बसा देंगे। लोग भटक-भटक के नया-नया गाँव बसा देते, लेकिन पृथ्वी के एरिया का अनुमान हमें नहीं लग पाता। फिर हमने कहा कि नहीं, पृथ्वी को 2 भागों में बाँटने से काम नहीं चलेगा। इसके इसके 4 पार्ट कर दो। हमने ऊपर से नीचे भी एक लाइन खींच दी।
हमने ऊपर से नीचे भी एक लाइन खींच दी और उसी वक़्त हमने सूर्योदय को मान लिया ईस्ट, जिधर से सूर्योदय होता है उसको ईस्ट मान लिया, सूर्यास्त को मान लिया वेस्ट। ऊपर वाले पार्ट को हमने नॉर्थ माना और नीचे वाले पार्ट को हमने साउथ माना। और इस तरह से पृथ्वी के 4 भाग हो गए। 4 भाग का मतलब ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। पृथ्वी के 4 पार्ट कर दिए हमने, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ये अब 4 पार्ट हमने कर दिया। तो लोगों को लगता है कि 2 से 4 बन गए हैं, अब लगता है पृथ्वी में आसानी से लोकेशन हो पाएगा। लेकिन अभी भी मुश्किल था, क्यों? अभी भी क्यों मुश्किल था? क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, ये भी बहुत बड़ा पार्ट है। अब मुझे बताइए, आपका इंडिया किस पार्ट में है? तो इसी नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। चाइना इसी पार्ट में है, रूस का मैक्सिमम पार्ट इसी पार्ट में। इतने बड़े-बड़े देश, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आपके चाचा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ गए हैं, तो आप कैसे? आपको सिर्फ अगर कहूँ कि नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, चाचा मिल जाएँगे, क्या ये संभव है कि आप चाचा को ढूँढ लें? नहीं, नहीं, नहीं। तो हमारे लिए समस्या अभी भी बनी हुई थी, वही हमारी समस्या वही भी बनी हुई थी। हमने कहा कि नहीं, ये 4 भाग में बाँटने से काम नहीं चलेगा, 2 लाइन से काम नहीं चलेगा, और भी लाइनें खींचनी होगी। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए आप यहाँ से यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल है? यहाँ से यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल है? तो आप कहेंगे सर 90। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहाँ से एक एक डिग्री के गैप पे, अगर एक एक डिग्री के गैप पे अगर चाप काटते चले जाएं, एक एक डिग्री के गैप पे अगर चाप काटते चले जाएं, तो यहाँ तक कितनी चाप काटेंगे आप? कितनी चाप काटेंगे? तो आप कहेंगे सर 90 चाप काटेंगे। सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इधर भी आप एक एक डिग्री के गैप पे अगर चाप काटते चले जाएं, एक एक डिग्री के गैप पे अगर चाप काटते चले जाएं, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी चाप काटेंगे? तो 90। यहां तक पहुंचते पहुंचते कितनी चाप काटेंगे? तो 90। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसके 1 डिग्री को, इसके 1 डिग्री को इसके 1 डिग्री से मिला दीजिए, इसके 1 डिग्री को इसके 1 डिग्री से मिला दीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके 1 डिग्री को इसके 1 डिग्री से मिला दीजिए, तो मिलाइए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिला दीजिए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिलाइए, मिलाते जाइए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिलाइए, ऊपर तक मिलाइए, मिलाते जाइए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिलाइए, ऊपर तक मिलाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए। तो मुझे बताइए, प्रत्येक डिग्री को मिलाते हुए प्रत्येक डिग्री से अगर खींचेंगे, तो ऊपर तक, यहाँ तक कितनी लाइन खींचेंगे आप? ऊपर तक आप कितनी लाइन खींचेंगे? तो आप कहेंगे सर 90। नहीं, 90 तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से अगर मिलाएंगे, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 90 नहीं होगा, 89 लाइन होगी। क्यों होगी 89? क्योंकि यहां का 90 ये पॉइंट और यहां का 90 ये पॉइंट, दोनों एक लाइन बनेगी या पॉइंट बनेगी? तो आप कहेंगे सर वो तो पॉइंट होगा। इसलिए टोटल लाइन उत्तरी गोलार्ध में कितनी आएगी? 89। और सेम क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट मैं कहूं कि नीचे भी, अगर उसी कॉन्सेप्ट से आपने लाइनें खींची, तो यहां भी, नीचे भी टोटल लाइन की संख्या कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर नीचे भी 89 होगी। होगी ना? नीचे भी 89 होगी, नीचे भी 89 होगी। यानी 89 लाइन आप ऊपर खींचेंगे और 89 लाइन आप नीचे खींचेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ऊपर से लेकर नीचे तक अब टोटल लाइन की संख्या कितनी हो गई? ऊपर से लेकर नीचे तक अब टोटल लाइन की संख्या कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दीजिए। 89 प्लस 89 कितना हुआ? 178 प्लस मिडिल लाइन को भी काउंट कीजिए, जो रेड रंग से मैंने इंडिकेट किया है, तो इसको 1। तो अब टोटल लाइन कितनी हो गई? 179 लाइन।
तो अब मुझे बताइए ये जो 179 लाइन हमने खींचा है, ये 179 लाइन है क्या? तो इसी लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी हैं? तो अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी हैं? तो 179 है। तो अगर आपसे पूछा जाए लैटिट्यूडनल लाइंस कितने हैं? तो 179 याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए लैटिट्यूड्स कितने हैं, यानी अक्षांश कितनी है, रेखाएं अगर नहीं पूछी जाए, सिर्फ लैटिट्यूड्स पूछा जाए, तो याद रखिएगा ये जो पॉइंट है ऊपर वाला दोनों, इसको भी काउंट कर दीजिएगा, यानी इसमें दो और जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 181। समझ गए? तो 181 यानी लैटिट्यूड्स, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो 181। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितने हैं? 179। अब मुझे बताइए जितनी भी लाइनें हमने खींची हैं जो एक अक्षांश रेखा है, जितनी भी लाइनें हमने खींची है जो एक अक्षांश रेखा है, ये एक्चुअल में लाइंस है या सर्कल है? तो आप कहेंगे सर सर्कल है। पृथ्वी ग्लोब है और सपोज कीजिए ये जो मिडिल लाइन है, ये ये एक सर्कल है, सर्कल है। तो मुझे बताइए ये जो मिडिल लाइन है, इस मिडिल लाइन से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सर्कल का सरकमफ्रेंस छोटा होगा या बड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा सरकमफ्रेंस या सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होगा? तो बीच वाला होगा। और इसी बीच वाले वृत्त को हम 0 डिग्री का नाम देते हैं। समझ गए? ये 0 डिग्री है और इसी 0 डिग्री को हम कहते हैं विषुवत रेखा, इट इज इक्वेटर। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ग्लोब का सबसे बड़ा वृत्त कौन होगा, इक्वेटर होगा या पोल पे होगा? तो आप कहेंगे सर इक्वेटर होगा। तो पहला क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वृहत वृत्त किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री को, यानी इसका नाम है इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ग्रेट सर्कल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्रेट सर्कल की संख्या कितनी होगी, ग्रेट सर्कल की संख्या कितनी होगी, तो ग्रेट सर्कल की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? 1 होगी। ग्रेट सर्कल सिर्फ 1 होगा। ग्रेट सर्कल सिर्फ 1, एक ही होगा। तो ग्रेट सर्कल अगर इक्वेटर है तो पृथ्वी का सबसे छोटा सर्कल कौन सा है बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन अगर मैं 2 लिखूं कि स्मॉलेस्ट सर्कल किसे कहेंगे आप? स्मॉलेस्ट सर्कल, तो स्मॉलेस्ट सर्कल आप कहेंगे 90 डिग्री या 89 डिग्री? तो 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ। तो 89 डिग्री नॉर्थ और 89 डिग्री साउथ को पृथ्वी का सबसे छोटा वृत्त कहते हैं। याद रखिएगा पृथ्वी का सबसे छोटा वृत्त कौन सा होता है? तो 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ। 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ पृथ्वी का सबसे छोटा सर्कल होता है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं 89 डिग्री कैसे हो गया, तो ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे ये 0 डिग्री है तो इसको मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। तो मुझे बताइए मैंने 10-10 के गैप पे लिया है। तो अब मुझे बताइए सबसे ऊपर वाला सबसे छोटा वृत्त होगा या सबसे नीचे वाला सबसे छोटा वृत्त होगा? तो आप कहेंगे नीचे वाला सबसे बड़ा वृत्त होगा, ऊपर वाला सबसे छोटा होगा। यानी स्मॉलेस्ट सर्कल कितने डिग्री को माना गया? 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ को। अब अगर पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 3, अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है जो एक डॉट है या पॉइंट है, पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है जो एक डॉट है या पॉइंट है? डॉट या पॉइंट, अगर मैं क्वेश्चन करूं कि डॉट या पॉइंट कौन है, तो डॉट या पॉइंट पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है? तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है। तो 90 डिग्री नॉर्थ डॉट है या पॉइंट है, यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इंडिकेट कैसे करते हैं? कैसे करते हैं इसको? तो इसको करते हैं पॉइंट के द्वारा, यानी डॉट के द्वारा। समझ रहे हैं आप? पॉइंट या डॉट के द्वारा करते हैं। अब जरा देखिए,
जब अक्षांश रेखाएं खींच ली गई तो लोगों को लगने लगा कि लगता है अब अब लगता है कि धरती पे किसी का लोकेशन करना बहुत इजी होगा। धरती पे किसी का भी लोकेशन करना बहुत इजी होगा। कैसे? तो जरा देखिए, सपोज कीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये व्यक्ति यहां रहता है, या ये व्यक्ति यहां, तो ये कितने डिग्री नॉर्थ में है, ये कितने डिग्री नॉर्थ में है, ये कितने डिग्री नॉर्थ में है, तो ये कितने डिग्री नॉर्थ में है, तो ये 40 डिग्री नॉर्थ में है। सपोज कीजिए ये 40 डिग्री नॉर्थ में है। अब मैं आपसे कहूं कि आप 40 डिग्री नॉर्थ चले जाइए, आपका चाचा मिल जाएगा। अगर मैं आपको आपसे कहूं कि आपका चाचा जो गुम हो गया था वो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है, चले जाइए ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा, मुझे बताइए। तो सिर्फ 40 डिग्री नॉर्थ कहने से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जाएंगे 40 डिग्री नॉर्थ पे तो कोई जरूरी नहीं आप यहीं पहुंचेंगे। आप यहां भी पहुंच सकते हैं, आप यहां भी पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इस लाइन में कहीं भी भटक के जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक लाइन की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक लाइन की मदद से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो पाएगा। हमने आपको ये तो बता दिया कि आप कितने डिग्री नॉर्थ हैं या कितने डिग्री साउथ हैं, लेकिन हमने आपको ये नहीं बताया कि आप कितने डिग्री ईस्ट हैं या कितने डिग्री वेस्ट हैं। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्लोब में नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करने के लिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लोब में नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करने के लिए कौन सी लाइन का यूज किया जाता है, तो लैटिट्यूड का यूज किया जाता है, अक्षांश रेखा का यूज किया जाता है। यानी लैटिट्यूड्स का यूज हम करते हैं नॉर्थ और साउथ के लिए। तो अगर पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उत्तर और दक्षिण की पहचान किससे की जाती है, तो लैटिट्यूड से, यानी अक्षांश रेखा से उत्तर और दक्षिण की पहचान की जाती है। उत्तर और दक्षिण की पहचान अक्षांश रेखा के द्वारा की जाती है। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि हम कितने डिग्री ईस्ट हैं, कितने डिग्री वेस्ट हैं, इसको भी पहचानने के लिए एक लाइन खींचनी होगी। और आप जानते हैं उस लाइन का नाम है देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो आइए देखते हैं अब लॉन्गिट्यूड्स का क्या कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक जितनी भी बातें हमने आपके साथ की हैं उसको अपने नोटबुक में समेट लीजिए। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है भूगोल में। आप सिस्टमेटिक रहिए। जो जनरल स्टडी की क्लास है, जनरल स्टडी की क्लास में जितना भी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर आपने इतना कर लिया तो उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, दावा करता हूं मैं। इसलिए आप मेंटेन करते रहिए। मेंटेन करने का मतलब है, अगर ये 4 क्वेश्चन अब आप समझ गए हैं, 4 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? 4 क्वेश्चन का मतलब है ग्रेट सर्कल। ये मैंने आपको कहा कि ये ग्रेट सर्कल यानी पृथ्वी का महान वृत्त किसे कहते हैं? विषुवत रेखा को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने आपको बताया स्मॉलेस्ट सर्कल किसे कहते हैं? तो 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ को कहते हैं स्मॉलेस्ट सर्कल। यानी 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ, ये पृथ्वी का सबसे छोटा सर्कल है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको कहा कि डॉट या पॉइंट किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जिसको इंडिकेट किया जाता है कैसे? तो जिसको इंडिकेट किया जाता है एक पॉइंट के द्वारा। इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि अगर आपको ग्लोब में नॉर्थ और साउथ को प्रोजेक्ट करना है, अगर आपको ग्लोब में नॉर्थ और साउथ को प्रोजेक्ट करना है, तो आप किस रेखा की मदद से करेंगे? लैटिट्यूड्स की मदद से करेंगे, यानी अक्षांश रेखा की मदद से करेंगे, यानी ये ग्लोब पे लैटिट्यूड्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ नॉर्थ और साउथ को, अगर मैं कहूं कि ईस्ट और वेस्ट की पहचान करनी है, यानी पूरब और पश्चिम की पहचान करनी है, तो किस रेखा की मदद ली जाएगी? लॉन्गिट्यूड की मदद ली जाएगी, लॉन्गिट्यूड्स। और इसके साथ साथ हमने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड, सिर्फ लैटिट्यूड्स पूछा जाए तो 181 होगा। और अगर पूछा जाए लैटिट्यूडनल लाइंस कितने हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 181 होगा। याद रखिएगा। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट पे। तो लॉन्गिट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं।
अब आइए, अब सपोज कीजिए कि आपके हाथ में ग्लोब है। सपोज कीजिए आपके हाथ में ग्लोब है और इस ग्लोब को ना आप ऊपर से देखिए, ऊपर से। कहाँ से देखना है? तो ज़रा देखिए। आपको अगर मैं कहूँ कि आप इस ग्लोब को यहाँ से देखिए, यानी अगर मैं कहूँ पोल के ऊपर से देखिए, पोल के ऊपर से। अगर मैं आपको फेंक दूँ आसमान में ध्रुव के ऊपर यानी पोल के ऊपर, यानी ऊपर और कहूँ यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, पोल पे देखिए। तो इसका मतलब आप क्या देखेंगे? तो आप एक पॉइंट देखेंगे, यानी एक पॉइंट देखेंगे। अब मुझे बताइए पोल के ऊपर आपको अगर फेंक दूँ तो आप देखेंगे क्या? एक पॉइंट देखेंगे, नॉर्थ पोल देखेंगे। और अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि ये पोल पे, यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो ये 360 डिग्री का एंगल है। आप भी कहेंगे सर ये तो 360 डिग्री का एंगल है। तो इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल के ऊपर अगर आप हैं, यहाँ पे हैं आप, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 360 डिग्री का एंगल है। और अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ नीचे, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल है? तो यहाँ भी 360 डिग्री का एंगल है। यानी इसको ऊपर से देखेंगे, ये ग्लोब है ना, 3D इमेज है, पीछे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन आप ऊपर चढ़ के देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डॉट के चारों तरफ 360 डिग्री का एंगल होगा और नीचे नीचे भी 360 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ के 360 डिग्री के प्रत्येक डिग्री को नीचे के 360 डिग्री के प्रत्येक डिग्री से मिला दीजिए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिलाइए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिला दीजिए। मिलाइए, चारों तरफ मिलाइए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिलाइए। मिलाइए, मिलाते जाइए। प्रत्येक डिग्री को प्रत्येक डिग्री से मिलाइए। चारों तरफ, जैसे सपोज कीजिए हाथ में रख लीजिए ग्लोब, यूं रखिए हाथ में ग्लोब, और ऊपर वाले नॉर्थ पोल से 1 डिग्री को नीचे के साउथ पोल के 1 डिग्री से मिलाइए। तो चारों तरफ, चारों तरफ, चारों तरफ एक हाफ सर्कल बनेगी। अब मुझे बताइए कितनी हाफ सर्कल बनेगी? तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 180। अरे कहाँ से 180 बनेगी? 360 बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कितने डिग्री हैं? 360। तो देखिए यहाँ, यहाँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यानी इधर 90 लाइन नीचे आएंगे और इधर भी कितने लाइन नीचे आएंगे? तो ये भी 90 लाइन नीचे आएंगे, ये भी कितनी लाइन नीचे आएंगे? तो 90, और इधर भी कितनी लाइन नीचे आएंगे? तो इधर भी 90। तो टोटल लाइन कितनी हो गई? 360। समझ गए? तो 360 क्या हुआ? 360 क्या हुआ? 360 लॉन्गिट्यूड्स कहलाया, यानी देशांतर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूड कितने हैं, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? 360 होते हैं। देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तो मुझे बताइए, क्या ये देशांतर रेखा कंप्लीट सर्कल बनाएगी या सेमी सर्कल बनाएगी? अगर मैं क्वेश्चन करूं कि ये जो देशांतर रेखा है, ये कंप्लीट सर्कल बनाएगी या सेमी सर्कल बनाएगी, तो आप कहेंगे सर सेमी सर्कल बनाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का 1 डिग्री नीचे के 1 डिग्री को मिला रहा है, तो ये सेमी सर्कल है। तो जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स है ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, याद रखिएगा। तो 360 अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये अर्धवृत्त है। तो हमने आपको क्या कहा कि टोटल देशांतर रेखा कितनी होगी? तो टोटल देशांतर रेखा होगी 360, जो अर्धवृत्त होगी। जबकि टोटल अक्षांश कितनी होगी? तो टोटल अक्षांश की संख्या 181 होगी, अक्षांश रेखाएं 179 होगी, लेकिन सभी वृत्त होंगे। कोई बड़ी होंगी, कोई छोटी होंगी। सबसे बड़ा वृत्त कौन होगा? तो ग्रेट सर्कल, जिसको विषुवत रेखा या 0 डिग्री कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मिडिल लाइन है और ये जो मिडिल लाइन है, ये जो मिडिल लाइन है, तो देशांतर रेखा जब हमने 360 खींच लिया, जब देशांतर रेखा हमने 360 खींच लिया, तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी? हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम शुरुआत कहाँ से करें? 360 तो खींच लिया है, शुरुआत कहाँ से करें? तो शुरुआत करने के लिए हमने कहा कि ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये लाइन खींची गई थी,
यहीं से शुरुआत करते हैं, जिससे पृथ्वी को 4 भागों में बाँटा गया था। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, तो इसको मान लिया गया 0 डिग्री और इस 0 डिग्री को हमने नाम दिया पीएमएल। पीएमएल का मतलब क्या है? प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान यामोत्तर रेखा। इसे हमने प्रधान यामोत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन या पीएमएल माना। इसके इधर हमने ईस्ट मान लिया और इसके इधर हमने वेस्ट मान लिया। तो इधर जाइए तो 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट और सबसे लास्ट वाला लाइन सबसे पीछे चला जाएगा, 180 डिग्री होगा वो। कैसे? तो सपोज कीजिए अगर मैं कहूं कि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो इसके इधर से जाइए तो ग्लोब के पीछे पहुंचेंगे या इधर से जाइए तो ग्लोब के पीछे पहुंचेंगे। ये कितने डिग्री पे आएगा? 180 डिग्री पे। ये 0 है तो ये पीछे वाला लाइन 180 डिग्री पे होगा। तो आप इधर से गए, ईस्ट से गए या वेस्ट से गए, यानी 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट और लास्ट वाला लाइन कितने डिग्री पे जाएगा? 180 पे जाएगा। यानी पृथ्वी जो ग्लोब है, जो ग्लोब है, उसमें आप इधर से जाइए तो भी आप पीछे ही पहुंचेंगे और इधर से जाइए तो भी आप पीछे ही पहुंचेंगे। यानी कितने डिग्री पे पहुंचेंगे? 180 डिग्री पे पहुंचेंगे। ये 180 डिग्री जो जीएमटी या प्राइम मेरिडियन लाइन के जस्ट पीछे होगा। समझ रहे हैं ना? इस प्राइम मेरिडियन लाइन के जस्ट पीछे अवस्थित होगा। अब अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, जब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पूरा खींच लिया तो एक प्रॉब्लम हुआ। क्या हुआ? हम 17वीं या 18वीं शताब्दी की बात कर रहे थे। हम 18वीं शताब्दी में प्रवेश कर गए थे। विश्व को सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन जो 0 डिग्री है, इसको कहाँ से खींचा जाए? कहाँ से खींचा जाए? तो मुझे बताइए कि विश्व पे मैक्सिमम किस देश का राज रहा है? 18वीं शताब्दी के मध्य में या 19वीं शताब्दी तक मैक्सिमम देश पे किसका राज था? तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन का था। भारत भी गुलाम रहा है, अमेरिका भी गुलाम रहा है। और ब्रिटेन की स्थिति ऐसी देखिए कि पूरे विश्व के मध्य में उसका लोकेशन है। तो कहा गया कि ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये कौन से शहर से गुजारा जाए? किस देश से होकर गुजरेगा? क्यों? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि ये लाइन जिस देश से होकर गुजरेगा या सिटी से होकर गुजरेगा, वह सिटी विश्व का टाइम जोन बन जाएगा। यानी सारी दुनिया उसी सिटी के अकॉर्डिंग अपना समय मेंटेन करेगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इसे कहां से क्रॉस किया जाए। तो मीटिंग करवाया गया और कहा गया कि आइडियल लोकेशन, सबसे अच्छा लोकेशन लंदन ही होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के बीच में है। कंडीशन ये भी था कि ये एक ऐसा लोकेशन चुना जाना चाहिए जिसके जस्ट पीछे पूरा समुद्र आए। आप कहेंगे सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो कहा गया जीएमटी, सॉरी, कहा गया कि जो प्राइम मेरिडियन लाइन ये लंदन से होकर अगर क्रॉस करा दिया जाए तो इसके जस्ट पीछे प्रशांत महासागर आ जाएगा। और ये कंडीशन रखा गया था। अब ये कंडीशन क्यों रखा गया था मैं आपको तीसरे चैप्टर में बताऊंगा, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेटलाइन, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि ये पूरे विश्व के मध्य में ब्रिटेन की स्थिति है और ब्रिटेन के जस्ट पीछे पूरा पैसिफिक ओशियन है। ये कंडीशन था, इसलिए पूरे विश्व ने आइडियल लोकेशन के रूप में लंदन को चुना और प्राइम मेरिडियन को हमने लंदन के, यानी लंदन के ग्रीनविच सिटी से होकर क्रॉस करा दिया। लंदन के कौन से सिटी? ग्रीनविच सिटी, ग्रीनविच। और इस प्राइम मेरिडियन लाइन का नाम ही चेंज कर दिया। और इस प्राइम मेरिडियन लाइन का नाम चेंज करके क्या रख दिया? तो इस प्राइम मेरिडियन लाइन का नाम चेंज करके जीएमटी रख दिया। अब जीएमटी का पूरा नाम तो आप जानते ही हैं। इसका पूरा नाम है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। अब जरा देखिए, जैसे ही इस
ग्रीनविच सिटी से होकर इस लाइन को क्रॉस कराया गया, पूरी दुनिया तब से लेकर आज तक जीएमटी को अपना स्टैंडर्ड टाइम मानती है। पूरे विश्व में स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया जाता है इसी लाइन के अकॉर्डिंग, चाहे उसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहिए या फिर जीएमटी लाइन कहिए। दूसरा मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो खेमे में बट गई थी। कुछ ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के सपोर्टर थे और कुछ ऐसे देश थे जो ब्रिटेन के विरोधी थे। उन लोगों ने कहा कि मैं लंदन के अनुसार अपने टाइम को सेट नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम जोन अलग बनाऊंगा, मैं अपना टाइम बना के इसको मेंटेन करूंगा। क्यों? प्रॉब्लम क्या है भाई? आप लंदन लंदन के समय को आप क्यों नहीं मेंटेन करेंगे? लंदन के समय को आपको मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर लंदन का समय मेंटेन किया जाए तो उन्होंने कहा कि लंदन हो या हायर लैटिट्यूड्स के जितनी भी कंट्री है, ये डे लाइट सेविंग करती है। अब डे लाइट सेविंग क्या है? आपको एक नया चीज मिला कि डे लाइट सेविंग है क्या? कैसे डे लाइट सेविंग को कैसे मेंटेन करते हैं? अब सपोज कीजिए आपकी क्लास कितने बजे से है, तो सपोज कीजिए आपकी क्लास 11 बजे से है और 12:30 तक आपकी क्लास चलनी है। मान लीजिए 11 बजे से आपकी क्लास शेड्यूल हुई है और 12:30 से आप तक आपकी क्लास चलनी है और अभी समय हुआ है 11:45। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि सपोज कीजिए 11:45 हो रहा है और टीवी पे, रेडियो पे भारत की सरकार ये अनाउंस कर दे, टीवी पे, रेडियो पे भारत की सरकार अगर ये अनाउंस कर दे कि भारतवासियों से अनुरोध है कि वो अपने घड़ी के समय को 45 मिनट फास्ट करें, तो आप क्या करेंगे? इस घड़ी के समय को 12:30 पर ले जाएंगे और ये क्लास छोड़ के चले जाएंगे, टाइम ओवर हो गया। इसका मतलब है कि जो कंट्री जहां अंधेरा का पार्ट बहुत ज्यादा है, सनलाइट बहुत कम मिलता है, वो सनलाइट को मैक्सिमम यूज करने के लिए अंधेरे वाले पार्ट को बढ़ा देते हैं। लंदन भी ऐसा करता है, ब्रिटेन भी ऐसा करता है, कनाडा भी ऐसा करता है, जो भी हायर कंट्री हैं ये सब करती हैं। तो अगर कहा गया कि ये देश अगर इस तरह का करने लगे तब तो विश्व का पूरा समय गड़बड़ हो जाएगा, सब अपना एडिशनल टाइम बना लेंगे। तो कहा गया कि ऐसा कीजिए। और दूसरा एक बहुत बड़ा चीज है, जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं और मैं आपको कहूं कि आपका बेस्ट टाइम पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, मेंटेन करेंगे आप? तो विरोधी देश तो कहते थे कि नहीं, मैं अपना टाइम खुद चलाऊंगा, ये तो यूनिवर्सल टाइम है ही नहीं, ये तो लंदन का टाइम है, हम लंदन के हिसाब से क्यों चले? इसे यूनिवर्सल टाइम बनाइए। और दूसरा है, मान लीजिए किसी का घड़ी अगर 5 सेकंड भी स्लो या फास्ट हो गया तो पूरे विश्व का या पूरे पृथ्वी का टाइम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि इस पृथ्वी के टाइम को अगर बेस टाइम कहीं का लेना है तो उस पृथ्वी के टाइम को हम पृथ्वी के रोटेशन के हिसाब से फिक्स कर दें, ताकि टाइम ना फास्ट होगा ना स्लो होगा। ये स्लो और फास्ट तब होगा जब पृथ्वी का रोटेशन स्लो या फास्ट हो जाए। तो कहा गया कि एक एक बात तो है, लंदन को हमें बेस टाइम तो मानना होगा क्योंकि ये विश्व के मध्य में है, आधी दुनिया इधर, आधी दुनिया इधर, पीछे प्रशांत महासागर, आइडियल लोकेशन है। इसे रहने दीजिए, हाँ, इसके नाम को चेंज कर दीजिए और इसके समय को पृथ्वी के रोटेशन के अनुसार फिक्स कर दीजिए। तो वही किया गया और इसका नाम चेंज करके, जैसे प्राइम मीडियन लाइन का नाम का इसका नाम चेंज करके यूटीसी रख दिया गया। यूटीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। तो याद रखिएगा, प्राइम मेरिडियन लाइन, याद रखिएगा, प्राइम मेरिडियन लाइन, जीएमटी लाइन या यूटीसी लाइन, ये तीनों एक ही लाइन है। ये तीनों एक ही लाइन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये सारी ग्रीनविच सिटी से ही होकर क्रॉस होती है। अब पृथ्वी का जो टाइम है ये रोटेशन के हिसाब से फिक्स किया गया है। अब जरा देखिए हमने क्या किया, हमने क्या किया कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों खींच लिया। जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड या अक्षांश और देशांतर दोनों खींच लिया गया
तो हमें लगने लगा, अब लगता है हम एग्जैक्ट लोकेशन कर लेंगे, यानी एग्जैक्ट हम कहाँ पे हैं, हम एग्जैक्ट लोकेशन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? जरा देखिए। कैसे करेंगे? जरा देखिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। सपोज कीजिए, आप यहाँ पे हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पे हैं। ये लोकेशन है आपका। सपोज कीजिए ये लोकेशन है आपका। तो मुझे बताइए, ये इस पॉइंट का लोकेशन कितने डिग्री नॉर्थ है? 40 डिग्री नॉर्थ है। 40 डिग्री नॉर्थ है। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर इस पॉइंट का लोकेशन 40 डिग्री नॉर्थ है तो कितने डिग्री वेस्ट है? तो ये 20 डिग्री वेस्ट लाइन है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये 20 डिग्री वेस्ट है। 20 डिग्री वेस्ट। तो अब मैं आपको ये लोकेशन दूं, 40 डिग्री नॉर्थ चले जाइए, 20 डिग्री वेस्ट चले जाइए। 40 डिग्री नॉर्थ चले जाइए और 20 डिग्री वेस्ट चले जाइए। तो मुझे बताइए, अब अगर मैं कहूं कि आपके चाचा 40 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट पे हैं, चले जाइए, आपके चाचा मिल जाएंगे। अगर ये लोकेशन अब मैं दूं तो क्या अभी भी आप अपने चाचा के पास एग्जैक्ट पहुंचेंगे या अप्रॉक्स पहुंचेंगे? मुझे बताइए, अभी भी आप अपने चाचा के पास बिल्कुल एग्जैक्ट पहुंचेंगे या अप्रॉक्स पहुंचेंगे? तो आप कहेंगे सर अप्रॉक्स पहुंचेंगे, एग्जैक्ट नहीं पहुंचेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अप्रॉक्स पहुंचेंगे, एग्जैक्ट नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे मैं आपको बताता हूं। क्यों नहीं पहुंचेंगे मैं आपको बताता हूं। पहले आप मुझे बताइए कि पृथ्वी पे जितनी भी लाइनें आपने खींची है, आपने पृथ्वी पे जितनी भी लाइनें खींची हैं, चाहे वो अक्षांश हो, चाहे वो देशांतर हो, इन सब के बीच मिनिमम कितने डिग्री का गैप रखा है? मिनिमम कितने डिग्री का गैप है? तो 1 डिग्री का गैप है। 1 डिग्री का गैप है। तो 1 डिग्री का मतलब, आप कहेंगे सर यहां तो 10 डिग्री का आपने रखा है। नहीं नहीं, ओरिजिनली 1 डिग्री का। यहां पे तो इसलिए रखा है क्योंकि यहां पे हम रख नहीं सकते, लिख नहीं सकते उतना, इसलिए रखा है। लेकिन वास्तव में 1 डिग्री का गैप है। अब अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री से नीचे कोई लाइन आपने खींची है तो नहीं खींची है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक सिटी है इक्वेटर पे, जो यहां है, एक यहां है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिटी है जो विषुवत रेखा पे यहां है और यहां है, और इनके बीच 1 डिग्री का गैप है। सपोज कीजिए मैंने कहा कि इक्वेटर पे 1 डिग्री का गैप है। तो मुझे बताइए, अगर इक्वेटर पे दो सिटी के बीच 1 डिग्री का गैप है तो एक्चुअल गैप सरफेस पे, सतह पे, कितने डिग्री, कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो आप अगर जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, 1 डिग्री अगर इक्वेटर पे है तो एग्जैक्ट गैप है 111.3 किलोमीटर का। अब मुझे बताइए, किसी भी सिटी के बीच जो एग्जैक्ट गैप होता है, जो विषुवत रेखा पे होता है, वो कितना होता है? तो 1 डिग्री अगर यहां पे है तो वो एक्चुअल में 111 किलोमीटर के बराबर है। 111.3 किलोमीटर। लेकिन ये तो इक्वेटर पे है। अब मुझे बताइए, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, इन सिटी के बीच डिस्टेंस घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? और घटते 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 नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे दो सिटी के बीच तो गैप कम होता चला जाएगा, और कम होते होते नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कितना हो जाता है? तो ये जीरो हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिए, कि दो सिटी के बीच डिफरेंस जीरो हो जाता है पृथ्वी के किस पार्ट में? पृथ्वी के किस पार्ट में दो सिटी के बीच गैप बिल्कुल कम हो जाता है? तो ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच गैप बहुत कम हो जाता है। लेकिन जब हम तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि 1 डिग्री यहां पे 111 किलोमीटर को मेंटेन रखने के लिए ऊपर वाले एरिया को एक्सपेंड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, ताकि पृथ्वी पे हर जगह 1 डिग्री का गैप कितना हो जाए? 111 किलोमीटर हो जाए। तो 1 डिग्री का गैप
111 किलोमीटर अगर मान लेते हैं, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगा। कैसे? तो देखिए कैसे। पहले आप मुझे बताइए, 40 डिग्री नॉर्थ ये क्या है? लैटिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है? तो आप कहेंगे सर ये तो लैटिट्यूड है, अक्षांश है। तो इसको लैटिट्यूड लिखिए, अक्षांश लिखिए। 20 डिग्री वेस्ट ये क्या है? तो ये कहेंगे सर ये तो देशांतर रेखा है, तो ये लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखा है। अब मुझे बताइए कैसे पहचाना कि ये अक्षांश है, ये देशांतर है? तो याद रखिएगा, अगर नॉर्थ साउथ कह रहा हूं तो मैं अक्षांश को इंडिकेट कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ साउथ है तो वो अक्षांश को मैं इंडिकेट कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ईस्ट वेस्ट है तो वो देशांतर है। तो 40 डिग्री नॉर्थ। अब 40 डिग्री नॉर्थ का एग्जैक्ट लोकेशन मैं यहां लेता हूं। 40 डिग्री का, ये 40 है, याद रखिएगा, ये 40 है, 40 डिग्री नॉर्थ। अब 40 डिग्री नॉर्थ, सपोज कीजिए किसी को आपने कहा 40 डिग्री नॉर्थ पे चले आओ। सपोज कीजिए किसी को आपने कहा कि 40 डिग्री नॉर्थ पे चले आओ, और वो व्यक्ति पहुंच गया 40 डिग्री नॉर्थ पे। लेकिन जब 40 डिग्री नॉर्थ पे आया तो उसको आपका घर मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? तो आप 40 डिग्री नॉर्थ पे उसको बुला तो लिए, लेकिन आप एग्जैक्ट 40 डिग्री पे है नहीं। आप 40 और 41 के बीच में यहां घर बना के रहते हैं। और मुझे बताइए, 40 और 41 के बीच में, यानी 1 डिग्री के बीच में कितने किलोमीटर का गैप है लगभग? तो 111 किलोमीटर का गैप है। 40 डिग्री पे आपने बुला तो दिया, लेकिन आप 40 और 41 के बीच में रहते हैं। अब उसने आपको फोन किया, अबे कहाँ है तू, क्यों भटका रहा है मुझे, एग्जैक्ट बता। तो आपने कहा सुन चिंता मत कर, मैं बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या बताते हैं? तो देखिए, आपने उसको कहा कि देख, मैं 40 और 41 के बीच में रहता हूं, और इसके बीच 111 किलोमीटर का गैप है। तो आपने कहा कि हमने डिग्री को मिनट में बांट दिया, यानी 1 डिग्री जो 111 किलोमीटर है उसको मिनट में बांट दिया। अब मुझे बताइए मिनट में यूनिट्स कितने होते हैं? मिनट में यूनिट्स कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 60 सर। यानी 111 किलोमीटर को अगर मिनट में बांटने का मतलब है कि इसके कितने टुकड़े कर दिया आपने? 60 टुकड़े कर दिए। 111 को 60 से डिवाइड कीजिए, तो एक टुकड़े का वैल्यू या 1 मिनट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.8 किलोमीटर। अब आपने उसको कहा कि देख, मैं 40 डिग्री नॉर्थ पे तो हूं, तू ऐसा कर 25वें मिनट पे आ जा, 25वें मिनट पे। मिनट को ऐसे लिखते हैं 1 डैश। तो ये बेचारा 1 2 3 4 5 करते करते 25वें मिनट पे पहुंचा। लेकिन जब वो 25वें मिनट पे पहुंचा, फिर भी उसको आपका घर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अब आप 25 और 26 इन दोनों के बीच, यानी इन दोनों के बीच रहते हैं यहाँ पे, यानी 1 मिनट के बीच यहाँ रहते हैं। और 1 मिनट का वैल्यू कितना निकला है? तो 1.8 किलोमीटर। अब फिर आपको उसने फोन किया, कहा कि देख, मिनट पे पहुंच गया, फिर भी तेरा घर तो नहीं दिख रहा यार, क्यों भटका रहा है मुझे? एग्जैक्ट क्यों नहीं बताता कि कहाँ है तू? एग्जैक्ट बता दे, कहाँ है तू? क्यों नहीं बता रहा एग्जैक्ट? कहाँ है तू, बता। तो आप कहते हैं देख, देख चिंता मत कर, अब तू बहुत नजदीक आ गया, अब बताऊंगा तो देख लेगा मुझे तू। अब उसने कहा आपसे कि देख, पहले मैंने डिग्री को मिनट में बांटा, अब मिनट को किस में बांटूंगा? सेकेंड में। अब सेकेंड में भी यूनिट्स कितने होते हैं? कितने होते हैं? तो 60 होते हैं। आपने 1.8 किलोमीटर को भी 60 भागों में बांट दिया, तो 1.8 किलोमीटर बाई 60 कीजिए, या 30 मीटर आ जाएगा। अब आपने उससे कहा कि देख, मैं 40 डिग्री नॉर्थ में तो हूं, 25वें मिनट पे भी हूं, तू ऐसा कर 45वें सेकेंड पे आ जा। सेकेंड को डबल डैश से लिखते हैं। अब आप 1 2 3 4 5 करके 45वें सेकेंड पे पहुंचे। अब अब वो 45वें सेकेंड पे जैसे ही पहुंचेगा तो आपके और उसके बीच में अब डिस्टेंस कितना कम हो गया? 30 मीटर कम हो गया। यानी 30 मीटर का मतलब है आप उसके पास पहुंच गए, दिख गया व्यक्ति। वो कहेगा हाँ तू ये आ जा, आ जा। इसका मतलब है
कि ये एग्जैक्ट पहुंच गया आपके पास। यानी किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन के लिए सबसे पहले डिग्री बताइए। अगर उस डिग्री पे नहीं है, थोड़ा भी इधर-उधर है, तो मिनट बताइए कितने मिनट पे है वो, और मिनट पे भी एग्जैक्ट नहीं है तो सेकंड बताइए, लगभग वो पास पहुंच जाएगा। तो ये जो हमने एग्जैक्ट निकाला, ये 40 डिग्री नॉर्थ, 25 मिनट 45 सेकेंड, ये एग्जैक्ट किसका निकला है? तो ये लैटिट्यूड का एग्जैक्ट निकला है। अब लॉन्गिट्यूड्स का भी एग्जैक्ट निकाल लीजिए। तो लॉन्गिट्यूड्स मुझे बताइए कितना है? कितना है? 20 डिग्री वेस्ट है। अब मुझे बताइए, अगर 20 डिग्री वेस्ट पे आपको कहा गया पहुंचने के लिए, 20 डिग्री वेस्ट पे आपको कहा गया पहुंचने के लिए, अगर वहां भी आप नहीं हैं, तो आप क्या कहेंगे आने के लिए? आप कहेंगे इतने मिनट पे आ जाओ। तो उसने कहा आपसे कि तुम ऐसा करो कि 35वें मिनट पे आ जाओ, 35वें मिनट पे आ जाओ। 35वें मिनट पे आ जाओ, और 35वें मिनट पे भी पहुंच के अगर आप उनके पास एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाए, इस तो फिर क्या कहेंगे? सेकेंड पे आ जाओ। सपोज कीजिए उसने कहा 45वें सेकेंड पे हो। इसका मतलब है कि देशांतर रेखा में भी सबसे पहले आपको क्या बताना है? डिग्री बताइए, फिर मिनट बताइए, फिर क्या बताइए? फिर सेकेंड बताइए। यानी दोनों आपका एग्जैक्ट निकल गया, लैटिट्यूड भी, लॉन्गिट्यूड भी। तो अब मुझे बताइए, ये तो 30 मीटर का गैप आएगा। 30 मीटर का तो अभी भी गैप आ रहा था ना सेकेंड में भी। तो अब मुझे बताइए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड जो एग्जैक्ट निकला है, दोनों को क्रॉस कराइए। लैटिट्यूड एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और लॉन्गिट्यूड एक पैरेलल लाइन है। तो दोनों जब एग्जैक्ट निकलेगा तो दोनों का एक क्रॉसिंग पॉइंट बनेगा, और इस क्रॉसिंग पॉइंट पे ही आपका लोकेशन होगा। यहीं पे होगा आपका लोकेशन, यानी पॉइंट में आ जाएगा। इसका मतलब है धरती में आप कहीं भी हो, चाहे समुद्र में हो, पर्वत पे हो, रेगिस्तान में हो, जंगल में हो, पानी में हो, कहीं भी हो, वायुमंडल में हो, आपका एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड होगा, डिग्री मिनट सेकेंड, पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड होगा, डिग्री मिनट सेकेंड। जब दोनों निकलेगा तो एक क्रॉसिंग पॉइंट्स आएगा, उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा। जैसे विश्व में अगर आपको अपनी स्थिति देखनी है, जैसे गूगल अर्थ पे आप अपने आप को सर्च करते हैं कि मेरा मकान कहाँ पे है, गांव में कहाँ पे, तो आप अपने मकान को भी देख सकते हैं। तो आप जैसे ही देखेंगे कि अपने मकान से आप दूसरे के मकान की ओर शिफ्ट होते हैं, भाई बगल वाले पड़ोसी का भी घर देख लूं, उसका भी देख लूं, समझ रहे हैं ना आप? तो मुझे बताइए, जैसे ही आप लोकेशन चेंज करेंगे, बगल में डिग्री, मिनट, सेकंड सब वही रहेंगे या चेंज हो जाएंगे? सब चेंज हो जाएंगे। डिग्री, मिनट, सेकंड सब चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप पृथ्वी में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर खिसकते हैं, आपका लोकेशन चेंज हो जाता है। ओला, उबेर या फिर हवाई जहाज, ट्रैफिक, ये सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट ना रहे तो चलेगा ही नहीं। आप अपने लोकेशन को नहीं बता पाए, इसलिए अक्षांश और देशांतर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है आपके लाइफ में। आप अपनी स्थिति जान लेते हैं। अब कुछ दिन में तो कुछ नहीं, आप देखिएगा क्रिमिनलिटी भी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं जीपीएस सिस्टम में गूगल आज समझ रहा है कि ये अपना लोकेशन कहां से उठा रहा है। आप अगर यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, इवन नोएडा में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली में है, या बलिया में है, या बस्ती में है, कहीं भी है, तो गूगल बता देगा कि आप कहाँ पे अवस्थित हैं। दूसरा, आपका मोबाइल लिंक है किस चीज़ से? आधार से लिंक है। आपका आधार आपका पूरा डिटेल है। यानी अगर आप कोई भी क्राइम करते हैं और फिंगरप्रिंट आपका मिल गया, इसका मतलब आधार लिंक है उससे, और आधार पे आपके लोकेशन को भी ट्रेस किया जा सकता है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पृथ्वी के हर एरिया का लोकेशन देता है। कौन सा देश कितने डिग्री अक्षांश में फैला हुआ है, कितने डिग्री देशांतर में फैला हुआ है, इसकी चौहद्दी क्या है, इसका भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, इन सब के आधार पे हम ज्योग्राफिकल स्थिति या उसके लोकेशंस को पहचानते हैं।
तो ये जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये देखिए। सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पृथ्वी का ग्रेट सर्कल पृथ्वी का ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे इक्वेटर को कहते हैं, विषुवत रेखा को कहते हैं। दूसरा, नंबर ऑफ कहा जाता है, ये जो ग्रेट सर्कल है, महानवें, तो उसकी संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो याद रखिएगा, सिर्फ 1 है। दूसरा पूछा जाता है, कौन-सा लाइन है जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है? तो ये इक्वेटर है, यानी विषुवत रेखा है। दूसरा पूछा जाता है, पृथ्वी का सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल कौन है? पृथ्वी का सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल कौन है? तो पृथ्वी का सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ है। याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल 89 डिग्री नॉर्थ, 89 डिग्री साउथ है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है जिसे एक डॉट या पॉइंट के द्वारा इंडिकेट करते हैं, तो वो पोल है, या तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अब मुझे बताइए, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी में प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी के किस क्षेत्र से एक एंगल बनाती है, एक कोण बनाती है? तो मैंने कोण कहां से बनाया है? देशांतर रेखा में जो एंगल बनाया है वो कहां से बनाया है? पोल से बनाया है। तो प्रत्येक देशांतर रेखा ध्रुवों से एक कोण बनाती है, क्योंकि वहां से ही निकाला गया है। अगर इसके विपरीत अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रत्येक अक्षांश रेखा पृथ्वी के किस क्षेत्र से अपना अपना एंगल बनाती है, प्रत्येक अक्षांश लैटिट्यूड पृथ्वी के किस क्षेत्र से कोण बनाती है, तो यहां तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहेंगे इक्वेटर से बनाती है। नहीं, हमने मेथड आपको बता दिया कि इक्वेटर या विषुवत रेखा से बनाती है। लेकिन वास्तव में अगर मैं कहूं कि 360 डिग्री का एंगल तैयार करना है तो कहां से लेंगे? तो पृथ्वी के सेंटर से। याद रखिएगा, पृथ्वी का जो सेंटर है यानी अंदर जो बीच वाला, उधर से ही 360 डिग्री निकली हुई है। तो पृथ्वी में जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये पृथ्वी के सेंटर से एक कोण बनाती है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि एक व्यक्ति आपसे कहता है कि वो पृथ्वी के ऐसे जगह पे खड़ा है जहां पे 360 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो पृथ्वी के किस क्षेत्र की बात कर रहा है? तो वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहा है, यानी उत्तर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितने हैं? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 179। अक्षांश रेखाएं जब भी पूछी जाए 179 है। लेकिन अगर पूछा जाए अक्षांश की कुल संख्या कितनी है, तो इसमें जवाब दीजिएगा 181, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी एक अक्षांश है, लेकिन वो एक पॉइंट है या डॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र है जो एक डॉट है या पॉइंट है? तो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी में विश्व का मानक समय शहर किसे माना गया है? तो लंदन का ग्रीनविच सिटी, याद रखिएगा। या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन कहां से क्रॉस होती है? तो लंदन के ग्रीनविच सिटी से क्रॉस किया गया है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन लाइन, ये जो लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन, ये कितने महाद्वीप को क्रॉस करता है? तो आप जानते हैं यहां पे कौन सा महाद्वीप है? ये यूरोप है। यहां पे कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका है। और नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो ये अंटार्कटिका है। तो ये अंटार्कटिका है। तो अगर पूछा जाए जीएमटी लाइन कितने महाद्वीपों से होकर क्रॉस हो रहा है, तो ऊपर यूरोप, बीच में अफ्रीका, नीचे अंटार्कटिका, 3 महाद्वीपों को क्रॉस करता है। 3 महाद्वीपों से होकर यह गुजरता है। 3 महाद्वीप। अब अगर आपसे पूछा जाए ये विषुवत रेखा, ये भी इक्वेटर जो 0 डिग्री है, इक्वेटर कितने महाद्वीप से क्रॉस होता है? तो याद रखिएगा, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका। यहाँ बीच में अफ्रीका और इधर एशिया है, जैसे इंडोनेशिया वगैरह। तो विषुवत रेखा भी अगर पूछा जाए कि कितने महाद्वीप से होकर गुजरता है, तो ये 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इन सबको आप राइट डाउन करते चले जाइएगा। वीडियो को थोड़ा सा स्लो और फास्ट कर सकते हैं और टोटल इसको मेंटेन कीजिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये 0 डिग्री, ये देशांतर 0 डिग्री है और ये अक्षांश 0 डिग्री है। देशांतर और अक्षांश दोनों एक दूसरे को कहां पे काटती है? कहां पे काटती है? तो याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे को कौन से महासागर में काट रही है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में। तो अगर पूछा जाए जीएमटी लाइन जो 0 डिग्री है,
विषुवत रेखा, इक्वेटर जो 0 डिग्री है, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो अटलांटिक ओशन में। तो अटलांटिक ओशन में किस महाद्वीप के करीब या कॉन्टिनेंट के करीब? तो याद रखिए अफ्रीका। और अफ्रीका में एक देश है घाना। घाना के करीब ये काटती है एक दूसरे को। तो ये जहां काटती है, सपोज कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि ये जीएमटी लाइन है और ये इक्वेटर है, दोनों एक दूसरे को काटती है, तो इस क्रॉसिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? याद रखिएगा, जीरो पॉइंट कहते हैं इसको, जीरो पॉइंट। इसको हम कहते हैं जीरो पॉइंट। समझ गया ना? जीरो पॉइंट के नाम से इसे जाना जाता है, जीरो पॉइंट। तो जीएमटी और इक्वेटर का क्रॉसिंग पॉइंट क्या कहलाता है? जीएमटी और इक्वेटर का क्रॉसिंग पॉइंट कहलाता है जीरो पॉइंट। समझ गए? जो घाना देश के समीप बनता है अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पे एक ऐसा जगह बताइए जहां दो सिटी के बीच डिफरेंस जीरो हो जाता है, तो आप कहां कहेंगे? तो वो नॉर्थ पोल पे हो जाएगा या साउथ पोल पे हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इक्वेटर पे 1 डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर है? 111 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ये डिस्टेंस क्या होगा? घटता चला जाता है। और घटते 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 नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे कितना हो जाता है? ये जीरो हो जाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का एक ऐसा जगह है जहां दो सिटी के बीच डिफरेंस कितना कम हो जाता है? जीरो। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 40 डिग्री वेस्ट और 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट पे एक नगर है और 20 डिग्री वेस्ट पे एक नगर है, उन दोनों के बीच 2200 किलोमीटर का अंतर है। वैसे ये अंतर आप जान गए हैं। अगर 20 डिग्री का अंतर है, इंटू 111 कर दीजिए, तो डिस्टेंस निकल आएगा। अगर कहा जाए इक्वेटर पे किसी सिटी के बीच इतना डिस्टेंस है, तो पोल पे उन सिटी के बीच डिस्टेंस कितना होगा? तो आप सीधे कहिए जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चंस करूं, तो अक्षांश और देशांतर के जितने सारे क्वेश्चंस अभी मैं कर रहा हूं, ये सफिशिएंट है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के लिए। बाकी जब इंडिया के संदर्भ में आपको आऊंगा तो बताऊंगा कि कौन सा नगर, कौन सा क्षेत्र कितने डिग्री पे है, कितने लैटिट्यूड्स पे है, इंडिया का लोकेशन क्या है, कितने डिग्री अक्षांश में हमारा इंडिया फैला हुआ है। या वर्ल्ड ज्योग्राफी में आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ हमारा देश कहाँ कहाँ कितने डिग्री विस्तार लिए हुए हैं। तो समझ गए आप? तो ये चैप्टर था लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। इसको पूरा नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो मैं क्लास आपको दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ, इसी के साथ आज की सभा यहीं समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।